दोस्तों, मोर दुनिया के सबसे दिलचस्प पक्षियों में से एक है। इसके शरीर का रंग, अनोखे पूंछ के पंख, डांस स्टाइल और आवाज लोगों की कल्पना को जगा देते हैं। और जब मोर अपने पंख उठाकर नाचता है तो ये देखना वाकई अद्भुत होता है। और इसीलिए हजारों लोग मोर का डांस अपनी आंखों से देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। और हम सब जानते हैं कि मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मोर को ही भारत के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा क्यों दिया गया है? असल में मोर हमारे लिए एक बहुत जाना पहचाना पक्षी होने के बावजूद मोर के बारे में कई अनजान बातें हैं जो हम में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मोर जंगलों, राजवंशों, मंदिरों की पेंटिंग, कविताओं और लोक कथाओं में बार बार दिखाई देता है। यही वजह है कि मोर को कई पूर्वी संस्कृतियों में सुंदरता, बड़प्पन और दिव्यता के प्रतीक के रूप में देखा गया है। लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे गहरे बायोकेमिकल, एवोल्यूशनरी और सामाजिक कारण हैं, जिनके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। असल में दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है और किसी दूसरे पक्षी को भारत के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? असल में भारत के आजाद होने के बाद जब देश का राष्ट्रीय पक्षी चुनने का समय आया तो 3 पक्षियों के नाम चुने गए और वे हैं बतख, सारस और मोर। लेकिन भारत के उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे पक्षी को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाना चाहते थे जिसे देश के सभी हिस्सों में देखा जा सके और जिसे भारत की परंपरा और संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाए। इसलिए आखिर में मोर का नाम भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर चुना गया। इसके अलावा मोर सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग कलाओं, मंदिरों की मूर्तियों, पेंटिंग्स, शाही परिवारों और लोक कथाओं में बसा हुआ है। सही मायनों में मोर को सुंदरता, राजसी शान, आत्मविश्वास, शान और जीवन के जश्न का प्रतीक माना जाता है। भारतीय बोलियों और काव्य में मोर की आवाज, उसका पंख फैलाने का नृत्य आदि प्रेम, श्रावण ऋतु और प्राकृतिक सौंदर्य के समान है। और कला और साहित्य में इसका गहरा संबंध है। मोर भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता प्रतीक है। यही वजह है कि इसे चुना गया। इसलिए बिना किसी झिझक के कहा जा सकता है, मोर को सिर्फ उसकी सुंदरता के कारण ही नहीं, बल्कि उसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत के कारण भी राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। तो चलिए अब थोड़ी चर्चा मोर की शारीरिक विशेषताओं के बारे में कर लेते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि दुनिया में कुल 3 तरह की मोर प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे 1 भारतीय मोर या नीला मोर, 2 नीला मोर और 3 पर्शियन मोर। दरअसल ये सच नहीं है कि मोर सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। मोर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के विभिन्न देशों में पाए जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मोर को भारत के साथ साथ श्रीलंका और म्यांमार में भी राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब अगर हम मोर की शारीरिक बनावट पर बात करें तो हम देखेंगे कि मोर की ज्यादा से ज्यादा लंबाई लगभग 100 से 115 सेंटीमीटर होती है और मोर का औसत वजन 4 से 6 केजी तक हो सकता है। हालांकि नर मोर के शरीर की लंबाई पूंछ मिलाकर बहुत ज्यादा होती है। अगर आप पूंछ को हटा दें तो शरीर आमतौर पर मीडियम साइज का लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर आप पूंछ को शामिल करें तो पूरी लंबाई 2 मीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। और मादा मोर के शरीर पर कोई पंख नहीं होता है और नर मोर के शरीर पर 200 से ज्यादा पंख होते हैं। इसके अलावा नर मोर के पंखों का एक बहुत लंबा फैला हुआ सेट होता है जिसे हम आमतौर पर पूंछ कहते हैं। हालांकि असली पूंछ अलग होती है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े पंख होने के बावजूद मोर ज्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता। असल में अपने भारी शरीर की वजह से ये कभी भी बहुत ऊंचा या बहुत दूर तक उड़ नहीं पाता। इसलिए दूसरे शिकारियों से खुद को बचाने के लिए मोर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर उड़ सकता है और इसे रात में पेड़ों की डालियों पर रहना पसंद है। इसके अलावा मोर के हर पंख में एक ऑसिलस या आंख जैसा धब्बा होता है। मोर के पंखों का रंग रूट कलर पिगमेंट की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पंखों का माइक्रोस्ट्रक्चर रोशनी बिखेरकर जियोलॉजिकल रंग पैदा करता है। मोर की आवाज बहुत तेज होती है, जैसे केकड़े की दहाड़। कई बार रात में भी आवाज सुनी जा सकती है, जो एक वार्निंग सिग्नल है या मेटिंग सीजन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपके सामने मोर की सेक्स लाइफ के बारे में जरूरी और हैरान करने वाली जानकारी पेश करेंगे। मोर की सेक्स लाइफ के बारे में कई लोक कथाएं हैं, लेकिन हम जिन बातों की बात कर रहे हैं वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और बिहेवियरल साइंस पर आधारित भरोसेमंद हैं। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन शुरू में माना जाता था कि मोर एक ऐसा पक्षी है जो कभी संभोग नहीं करता।
लेकिन अब सवाल यह है कि अगर मोर कभी संभोग नहीं करता तो फिर वो बच्चे कैसे पैदा करता है। असल में शुरू में ऐसा माना जाता था कि जब नर मोर रोता है तो मादा मोर नर मोर के आंखों से रस पीती है और फिर मादा मोर प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में मोर भी बाकी सभी जानवरों और पक्षियों की तरह संभोग करता है, लेकिन उसका संभोग इतना पल भर का होता है कि उस नज़ारे को अपनी आंखों से देखना भी किस्मत की बात है। असल में नर और मादा मोर के शरीर में एक एवियन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे क्लोका कहते हैं। ये क्लोका नर और मादा मोर के बीच स्पर्म के लेन देन का काम करता है, और जब मोर के ब्रीडिंग का समय आता है तो मादा मोर नर मोर पर नजर रखने लगती है, और नर मोर भी अपने रंग बिरंगे पंखों से मादा मोर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और जब कोई नर मोर मादा मोर का ध्यान खींचता है तो वो मादा मोर नर मोर के सामने आ जाती है और तभी वो सेक्स करना शुरू करते हैं, जिसका समय सिर्फ 15 सेकंड के आसपास होता है। वैसे मोर का ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर बारिश के मौसम में शुरू होता है, लेकिन इलाके के हिसाब से इसमें अंतर होता है। नर तब अपने पंख खोलते हैं और अपनी शान दिखाते हैं। ये मुख्य कोर्टशिप डिस्प्ले है। ज्यादातर मामलों में नर कई मादाओं के साथ रिलेशनशिप बनाए रखते हैं, यानी एक नर प्रेग्नेंट करने या अंडे देने का अधिकार पाने के लिए एक या अधिक मादाओं को अट्रैक्ट करता है। फिशरियन रनअवे सिलेक्शन। इस थियोरी के अनुसार अगर कुछ मादाएं किसी विशेष नर गुण को पसंद करती हैं और उस गुण के जीन को बाद की मादाओं में देती हैं, तो समय के साथ नरों में वे गुण बढ़ सकते हैं। कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि समुदाय आधारित प्रदर्शनों में मादाओं की पसंद अधिक विशिष्ट होती है। नर कभी-कभी एक दूसरे को रोकने या दुश्मनों को दिखावा करने के लिए बड़े पंखों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शब्दों में, पंख सामाजिक वर्ग के फैसलों में भी भूमिका निभाते हैं। हालांकि लोक कथाओं में मोर जोड़ों में क्रूर या रोमांटिक होते हैं, लेकिन वास्तव में मोर का व्यवहार अपेक्षाकृत जटिल होता है। हालांकि नर बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन अंत में मादा नर को गहराई से चुनती है। कुछ क्षेत्रीय कहानियों के अनुसार नर प्रतियोगिता में असफल होने पर थका हुआ या उबा हुआ बर्ताव दिखाते हैं। इसे मनुष्यों की नजर में दुख कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में शरीर में हार्मोनल बदलाव या आहार संबंधी समस्या हो सकती है। अंडे देना और प्रेगनेंसी का समय। बात पक्षियों के मामले में प्रेगनेंसी शब्द को सही ढंग से इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। भारतीय मोर के अंडों का इंक्यूबेशन आमतौर पर 27 से 30 दिनों का होता है। मादा आमतौर पर जमीन पर या पत्तियों में एक साधारण घोंसला बनाती है। अगर ये जमीन पर हो तो ये कम खर्चीला है। एक बार में आमतौर पर 3 से 8 अंडे देती है, और जैसे ही अंडे से बच्चे निकलते हैं वे काफी एक्टिव हो जाते हैं। वे खोद सकते हैं, अपना खाना खुद खा सकते हैं, तेज दौड़ सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वो पूरी तरह से आजाद नहीं होते। उन्हें कई हफ्तों तक माँ और ग्रुप की सुरक्षा की जरूरत होती है। पहले के कुछ हफ्तों में वह माँ के पास रहते हैं। पंख या रंग धीरे धीरे आते हैं। नर में मैच्योर पंख आने में कई महीने लगते हैं। एडल्ट पंखों का पूरा डेवलपमेंट और रंग ठीक से देखने में अक्सर 1 से ज्यादा मौसम लग जाते हैं। 5वां डिफेंस। चूजे जन्म के समय कमजोर होते हैं। वे शिकारियों से बचने के लिए जल्दी से छुपते हैं और भाग जाते हैं। माँ उन्हें वार्निंग देने के लिए आवाज लगाती है। हालांकि जंगल में एक मोर का औसत जीवन काल लगभग 10 से 15 साल का होता है। कैद में वे अच्छी देखभाल के साथ 20 साल से अधिक जीवित रह सकते हैं। एक मोर मूलतः सर्वाहारी होता है। ये अनाज, बीज, फल, कीड़े यानी छोटे सरीसृप, छोटे सांप, छिपकली, छोटे स्तनधारी और कभी-कभी युवा पौधों के हिस्से खाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनका भोजन कभी-कभी मानव फसलों, बीजों और कणों से आता है। यही वजह है कि उन्हें गांव में आसानी से देखा जा सकता है। मोर आमतौर पर भिन भिनाते हुए जमीन की खोज करते हैं। अगर उन्हें कीड़े या युवा जानवर मिलते हैं तो वे उन्हें फंसाने के लिए जल्दी से हमला करते हैं। मोर मिश्रित जंगलों, खुले प्रकाश जंगलों, ग्रामीण क्षेत्रों और पास के मानव बस्तियों में अच्छी तरह से रहते हैं। वे शिकारियों से सुरक्षित रहने के लिए रात में पेड़ों या शाखाओं पर चढ़ते हैं। वे शिकारियों से बचने के लिए तेजी से दौड़ने, पेड़ों पर चढ़ने आदि का उपयोग करते हैं। उनकी आंखों की चाल कभी-कभी शिकारियों को भ्रमित करती है। तो अब हम एक मोर के बारे में कुछ गुप्त और अज्ञात तथ्य जानेंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि मोर का रंग वर्णक के कारण होता है, लेकिन वास्तव में ये गहरा है। पंखों की नैनो परतें और माइक्रोफिलामेंट रंग बनाने के लिए प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को प्रतिबिंबित करते हैं। यही कारण है कि कोण बदलने पर रंग बदलता हुआ प्रतीत होता है। एक नर मोर के पंख में कई 100 ओसेली होते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंद्रियां नहीं हैं,
उनका आकार, समरूपता और उनकी चाल की लय एक साथी को चुनने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। नर सिर्फ अपने पंख नहीं फैलाता है, उसके पंखों का फड़फड़ाना एक कोमल ध्वनि कंपन पैदा करता है जो मादा को दृष्टि प्लस ध्वनि के माध्यम से आकर्षित करता है। वे ट्रेन में होने के बावजूद तेज दौड़ सकते हैं और वे तेजी से उड़ सकते हैं। उनकी आवाजें सिर्फ कान फाड़ देने वाली नहीं होती। कुछ इलाकों में लोगों का मानना है कि मोर की आवाज सुनने से बिजली कम हो जाएगी या बारिश होगी। यह एक लोक मान्यता है, लेकिन इसका उस समुदाय पर सांस्कृतिक असर पड़ता है। मोर में पैरासाइट, बैक्टीरिया और वायरस भी हो सकते हैं। कभी कभी सेहत की वजहों से उनका दिखना कम हो जाता है। इसे इंसानों के लिए दुख या परेशानी की निशानी के तौर पर देखा जा सकता है। मोर की यादें होती हैं, जैसे किसी जगह पर जाने पहचाने खाने के सोर्स, शिकारियों का होना वगैरह। ये याद पीढ़ियों के साथ स्थानीय व्यवहार में भी बदलाव लाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोर का मन कभी कभी उदास क्यों हो जाता है? असल में मोर के पंख कितने भी सुंदर क्यों ना हो, मोर के पैर काफी बड़े होते हैं और जब मोर की नजर अपने ही पैरों पर पड़ती है तो वह परेशान हो जाता है और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहीं से यह अवास्तविक कहानी पैदा हुई कि एक मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर प्रेग्नेंट हो जाती है, जो कि बस एक अवास्तविक कहानी है। हालांकि लोग अक्सर जानवरों जैसे व्यवहार को इंसानी जैसी भावनाएं देते हैं। इस कहावत में मोर उदास होते हैं। असल में मोर कई असली कारणों से उदास या उदास व्यवहार दिखा सकते हैं, जैसे मौसम में बदलाव और हार्मोनल उतार चढ़ाव। ब्रीडिंग के मौसम में हार्मोनल उतार चढ़ाव मूड या व्यवहार को बदल सकते हैं। मोर के पंख हर साल झड़ जाते हैं और नए पंख उगाते हैं। इस दौरान वे कम दिखा सकते हैं या शर्म महसूस कर सकते हैं, जो इंसानों की नज़र में उदास है। रेशम की कमी से उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, इसलिए वे कंपटीशन में हार जाते हैं। कुपोषण या बीमारी उनकी परफॉर्मेंस कम कर सकती है और वे कम एक्टिव या कमजोर महसूस कर सकते हैं। शॉर्ट में, मोर की उदासी काफी हद तक फिजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। इंसानी भावनाएं इसमें रंग भरती हैं। आर्ट, लिटरेचर, शादी और त्योहारों की सजावट, मोर हर जगह है। खासकर साउथ एशिया में मोर के पंखों को गुड लक के सिंबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इलाकों में हरे मोर खतरे में है, जंगलों की कटाई, शिकार और गैर कानूनी व्यापार की वजह से। इंडियन मोर अभी भी काफी आम है, लेकिन लोकल खतरे हमेशा बने रहते हैं। कई देशों में मोर को फॉरेस्ट रिजर्व के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा कई कल्चरल वजहों से लोग मोर को मारना नहीं चाहते। ये भी एक सॉफ्ट प्रोटेक्शन है। खेती की जमीन पर फसल खाना या इंसानी हैबिटेट में घुसना परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन इसे अवेयरनेस और लोकल कंजर्वेशन के तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि भारतीय लोक कथाओं में मोर गर्व और सुंदरता का प्रतीक है। मोर अक्सर अपनी सुंदरता के कारण मुसीबत में पड़ जाता है, लेकिन बाद में विनम्रता सीखता है या बच जाता है। इनमें नैतिक सबक है। रविंद्रनाथ टैगोर से लोक कथाओं में मोर की तुलना प्रेमियों की सुंदरता या धरती के आकर्षण के सबक के रूप में की गई है। हालांकि मोर के पंख का आकार, ओसली की संख्या और पैटर्न जेनेटिकली कैसे कंट्रोल होते हैं, यह अभी भी रिसर्च का विषय है। लेकिन आखिर में हम कहेंगे कि मोर सिर्फ सुंदर नहीं है, इसके पीछे एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी, बायोलॉजिकल प्रोसेस और इंसानों के साथ गहरे कल्चरल रिश्ते हैं। हो सकता है कि हम पहले इसके पंख की चमकदार ओसली से मोहित हों, लेकिन अगर हम और गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि सिर्फ सुंदरता ही नहीं, इसमें कंपटीशन, बच्चों की सुरक्षा और व्यवहार है जो पर्यावरण के हिसाब से पूरी तरह से ढल जाता है। और कुछ रहस्य है जो साइंस अभी भी जानना चाहता है। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी संस्कृति, कल्पना और वाइल्ड लाइफ का एक ही प्रतीक है। और इसकी सेक्स लाइफ, प्रेगनेंसी, डाइट, स्वभाव और नेचर, ये सब मिलकर मोर को एक यूनिक बायोग्राफी देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नहीं तो कमेंट बॉक्स में इस पर कमेंट करना ना भूलें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।